जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पंकज शर्मा आप सभी का फिर से YouTube प्लेटफॉर्म क्लासरूम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम फिर से एक और क्लास लेके आए हैं आपके लिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की, और इसमें फिर से हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। अब तक हमारी 12 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है गाइस, सो वी आर गोइंग वेरी गुड एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू गाइस। जो भी इस क्लास को देख रहा है, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको चैप्टर को बहुत अच्छे से और डिटेल में मैं आपको समझाता हूं, और एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, और उसके ऊपर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाता हूं ताकि वो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली हमारे समझ में आ जाए और दोबारा हमको पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। बच्चों, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको एक बार टॉपिक पढ़ाऊं और दोबारा आप वो टॉपिक दोबारा कहीं पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं हो। बच्चों, जिंदगी में दोबारा नहीं पढ़ोगे आप इसको, अगर एक बार पढ़ लिया तो अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ो। और एक बात और बच्चों, क्लासेस में रेगुलर रहो। रेगुलर रहने से आपके जो कॉन्सेप्ट्स कमजोर थे, वीक थे जिनमें आप, वो भी धीरे धीरे आपके स्ट्रांग होने लग जाएंगे। एक कोई भी चैप्टर हो उसको कंप्लीट शुरुआत से लीजिए और एंड तक कंप्लीट देखिए। अगर कोई बच्चा आज इस क्लास में पहली बार आया है तो एक बार बच्चों फर्स्ट क्लास से देखना शुरू करो और तब इस क्लास तक पहुंचो। आपको सारे कॉन्सेप्ट्स जो बेसिक चीजें हैं वो वहां पे क्लियर होंगी। तो मैं चाहता हूं कि पिछली क्लासेस जो बच्चा नया है वो जरूर देखे ताकि बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाए। एक और बात बच्चों, जो बच्चा आज की क्लास में नया है तो बता दूं, बेसिक इंग्लिश ग्रामर के ऊपर भी मैंने क्लासेस बनाई हुई हैं। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाना और वहां पर आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर की एक प्लेलिस्ट दिखेगी। वहां पर बच्चों 6 वीडियोस हैं, और उन 6 वीडियोस में मैंने जो ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर की जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। जैसे सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपको ये सारी चीजें बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी अगर आप उन 6 क्लासेस को एक बार देख लेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं बिना देरी के, बिना इधर उधर की बातें किए। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है बच्चों जिरेंड और इन्फिनेटिव्स के ऊपर। जिरेंड और इन्फिनेटिव्स को भी सब्जेक्ट में यूज किया जाता है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं मालूम होता। तो आज मैं आपको जिरेंड और इन्फिनेटिव पढ़ाने वाला हूं कि अगर इनका यूज कहां पर हो, सब्जेक्ट में हो, जिरेंड या इन्फिनेटिव दोनों में से कोई भी अगर सब्जेक्ट में आता है तो उसके साथ हम वर्ब कैसे लगाएंगे बच्चों, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है, ध्यान रखिएगा। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये जिरेंड क्या होता है, तो मैं आपको ये समझा देता हूं कि व्हाट इज अ जिरेंड। बच्चों, जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, अगर किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, आईएनजी, और उसे हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में लिख दें, कहां लिख दें, या तो सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में, अगर एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में, तो उसे जिरेंड कहा जाता है। इन्फिनेटिव किसे कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जो टू आता है उसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव। अगर फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा है तो वो इन्फिनेटिव कहा जाएगा, और अगर वर्ब में आईएनजी लगी हुई है और वो सब्जेक्ट या कहां है, ऑब्जेक्ट में है, तो उसे हम कहेंगे क्या, जिरेंड कहेंगे। और अगर इन दोनों में से कोई भी अगर सब्जेक्ट में आता है तो हमारे पास वर्ब कैसी होगी, वर्ब होगी सिंगुलर। जैसे देखिए पहला एग्जांपल, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। यहां पर जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है बच्चों, स्मोकिंग है। स्मोकिंग सब्जेक्ट है और वर्ब क्या है, देखिए सिंगुलर वर्ब है। तो यहां पर ये जो स्मोक है एक वर्ब होती है, स्मोक एक वर्ब होती है जिसका अर्थ होता है धूम्रपान करना। क्या करना, धूम्रपान करना। स्मोक एक वर्ब है, तो इसमें आईएनजी लगा और कहां लिखा मैंने, सब्जेक्ट में लिखा, तो हमने वर्ब कैसे लगा दी बच्चों, सिंगुलर। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। टू रन ऑन द ट्रैक इज इजी। ट्रैक पर दौड़ना आसान होता है। तो यहां पे देखिए सब्जेक्ट में क्या लिखा है, टू, और रन एक वर्ब है, दौड़ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इससे पहले प्रीपोजिशन, इसके बाद प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आपको पता है कि ये क्या आ गया, ये हो गया हमारा क्या, ऑब्जेक्ट।
और आगे वर्ब क्या, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन हुआ, इस वर्ब का सब्जेक्ट हुआ टू रन। तो सब्जेक्ट में लिखा है इन्फिनिटिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू, तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। चलिए अगला वर्ड है, अगला सेंटेंस है ड्रिंकिंग अल्कोहल हियर इज प्रोहिबिटेड। इसका मतलब है कि यहां पर शराब पीना क्या है, प्रतिबंधित है। तो यहां पे सब्जेक्ट में ड्रिंकिंग अल्कोहल लिखा है और आगे वर्ब क्या है हमारे पास, इज। बच्चों यहां पे देखो सब्जेक्ट यहां से लेकर यहां तक ये पूरा एक सब्जेक्ट का पार्ट है। तो हमने यहां पे ड्रिंकिंग को ही सब्जेक्ट क्यों माना, अल्कोहल को सब्जेक्ट क्यों नहीं मान रहे, या फिर हियर को सब्जेक्ट क्यों नहीं मान रहे, इस बात को समझो आप कि जो इज प्रोहिबिटेड है यानी जो प्रतिबंधित है, ये किसके लिए आया है, ये आया है ड्रिंकिंग के लिए। किसके लिए, ड्रिंकिंग पीना, अल्कोहल, अल्कोहल पीना प्रतिबंधित है, वहां पर अल्कोहल ला सकते हो, पीना प्रतिबंधित है। बात समझ में आ गई आपको। तो ड्रिंकिंग सब्जेक्ट है और इसलिए वर्ब कैसी आई है बच्चों, यहां पर ये वर्ब सिंगुलर है। तो एक और बात आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर ये अल्कोहल क्या है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ब है ना, ये दोनों की दोनों वर्ब हैं, जिरेंड और इन्फिनिटिव बोथ आर वर्ब्स, दोनों वर्ब्स होती हैं। तो इनकी जो वर्ब वाली नेचर है ना वो खत्म नहीं होगी, वर्ब की नेचर हमेशा रहेगी। और वर्ब की नेचर क्या होती है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है, क्या आ सकता है, ऑब्जेक्ट है। तो ये जो अल्कोहल है ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा, क्या कहलाएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। किस वर्ब का, ड्रिंकिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा ये ना। बच्चों ऑब्जेक्ट आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, चलिए मैं समझाता हूं। बच्चों ऑब्जेक्ट दो तरह से आते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर, दो तरह से। या तो ऑब्जेक्ट होगा किसी वर्ब के बाद, यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, या किसी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होगा, या तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट या वर्ब के बाद। जैसे देखिए यहां पर ऑन प्रीपोजिशन है, इसके बाद द ट्रैक क्या आ गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और यहां पर ड्रिंकिंग वर्ब है, इसके बाद अल्कोहल क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। चलिए ये मैंने आपको सेंटेंस समझा दिया कि सब्जेक्ट में जिरेंड या इन्फिनिटिव हो तो वर्ब कैसे लगाएंगे, सिंगुलर। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। बच्चों आपकी स्क्रीन पे देखिए आ गया है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, विच पार्ट हैज द एरर, कौन से पार्ट में गलती है, जल्दी से आंसर दो। सभी समझ गए कहां पर है, सेंटेंस लिखा है ईटिंग चॉकलेट्स कॉज डैमेज टू द टीथ ऑफ द चिल्ड्रन। मतलब चॉकलेट खाने से बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं, इसका मीनिंग ये है। जल्दी से बताइए कौन से पार्ट में एरर है, समझो सेंटेंस को, समझ के आंसर दो, और सेंटेंस को समझ के ही सारे आंसर्स हमें देने हैं। सेंटेंस जब तक समझ में नहीं आए तब तक आंसर नहीं देना, अच्छे से समझो। ईटिंग चॉकलेट्स यानी चॉकलेट्स को खाना, ईटिंग चॉकलेट्स कॉज डैमेज, डैमेज का मतलब होता है नुकसान, डैमेज का मतलब होता है नुकसान, टू द टीथ ऑफ किनके, ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के दांत में नुकसान पैदा कर देता है ईटिंग चॉकलेट्स। अब सारे बच्चे बोर्ड पे देखिए, आ जाइए। अब मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूं, इसमें कहां एरर है। ईटिंग चॉकलेट्स यानी चॉकलेट्स खाना, कॉज वर्ब मेरे पास वर्ब क्या है बच्चों, कॉज का मतलब होता है कोई किसी चीज को पैदा करना, किसी चीज को उत्पन्न करना, कॉज कहलाता है, ये एक वर्ब है और इसकी ये प्लूरल वर्ब है। डैमेज टू द टीथ, अब सब्जेक्ट मेरे पास क्या है, यहां से लेकर यहां तक मेरे पास सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में लिखा है ईटिंग चॉकलेट्स यानी चॉकलेट खाना। तो मुझे बताओ क्या चॉकलेट्स दांतों में पैदा करती है डैमेज, या फिर उसको खाना बच्चों, चॉकलेट नहीं उसको खाना। तो सब्जेक्ट मेरे पास क्या है, ईटिंग, तो यहां कॉज नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, कॉजेज। बात समझ में आ गई। अब ये चॉकलेट्स क्या है, ये चॉकलेट्स इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये जो चॉकलेट्स है ना ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अभी समझाया था ना ड्रिंकिंग अल्कोहल, तो उसमें अल्कोहल ड्रिंकिंग का ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ गई। ऐसे चॉकलेट्स किसका ऑब्जेक्ट है, ईटिंग का, और ये जो ईटिंग है ना ये एक सब्जेक्ट है और ये एक जिरेंड है। क्या है ये, इट्स अ जिरेंड, और इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे देखिए आ गया है। बताइए इसमें किस पार्ट में एरर है। टू बी ए किंग हैव बीन वेरी टफ फॉर हिम,
बताओ बच्चों, कौन से पार्ट में गलती है? विच पार्ट हैज द एरर? विच पार्ट हैज द एरर? जल्दी से बताओ, कौन से पार्ट में एरर है? ए, बी या फिर सी? विच, या फिर ये नो एरर है? नो एरर भी क्वेश्चन हो सकता है। सारे बच्चे जवाब देंगे, बहुत बढ़िया। जो भी इस बच्चा इस क्लास को देख रहा है वो जरूर इसका आंसर देगा, मुझे पता है आंसर दे सकता है। चलिए सभी बच्चे बोर्ड पे आ जाओ, मैं समझाता हूं ना। टू बी अ किंग का मतलब होता है राजा होना। हैव बीन रहा है, टफ यानी कठिन, फॉर हिम उसके लिए। राजा होना उसके लिए बहुत कठिन रहा है। यहां पे सब्जेक्ट में लिखा है टू बी अ किंग, तो टू बी जो है बच्चों ये सब्जेक्ट है। क्या है ये? सब्जेक्ट। और इसके अनुसार वर्ब कैसी आ जाएगी यहां पर? हैज। अब आप सोच रहे हो सर ये ए किंग क्या है? व्हाट इज दिस ए किंग? बच्चों ये ए किंग सब्जेक्ट नहीं है इस वर्ब का, इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है। तो सर ये क्या है? क्या ये ऑब्जेक्ट हुआ? बच्चों अब ये वाली चीज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप मुझे बताना कि क्या है। कमेंट बॉक्स में डाल के मुझे बताओ कि यहां पर बी के बाद में ए किंग, मैं आपको दो ऑप्शंस दे देता हूं। ये जो ए किंग है क्या ये एक ऑब्जेक्ट है? और दूसरा ऑप्शन है कि क्या ये एक कॉम्प्लीमेंट है? मेरी पिछली जो क्लासेस हैं बेसिक इंग्लिश की क्लासेस, उसमें मैंने आपको समझाया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अगर आपने मेरी बेसिक की क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार बच्चों एडवाइस करता हूं जरूर देखिए, आपको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि क्या ऑब्जेक्ट होता है और क्या कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो आप एक बार सोचो खुद और आंसर दो कि ये ऑब्जेक्ट है ए किंग या फिर ये ए किंग क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। एक और क्वेश्चन करवाता हूं आपको लिए, देखिए बताइए इस क्वेश्चन में कहां एरर है? विच पार्ट हैज द एरर? ड्राइविंग इन द रेनी सीजन आर कंसिडर्ड रिस्की। ड्राइविंग इन द रेनी सीजन आर कंसिडर्ड रिस्की। बताइए कौन से पार्ट में एरर है बच्चों? ड्राइविंग इन द रेनी सीजन। जो भी इस क्लास को देख रहा है जल्दी से आंसर, इतना समय हमको नहीं मिलता है। ड्राइविंग इन द रेनी सीजन आर कंसीडर्ड, कौन से पार्ट में एरर है? ए पार्ट या बी पार्ट या फिर सी पार्ट? विच पार्ट हैज द एरर? अब जरा स्क्रीन पे देखिए, सारे बच्चे आ जाओ, मैं इसको समझाता हूं। ड्रिंकिंग इन द रेनी सीजन आर कंसीडर्ड इजी। इसमें जो वर्ब है मेरे पास वो है आर कंसीडर्ड, और इसका सब्जेक्ट कहां होगा? इससे पहले होगा। इससे पहले क्या लिखा है? ड्रिंकिंग इन द रेनी सीजन। तो ये प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है बच्चों? ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्ट। और इसके बाद रेनी सीजन, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट क्या हुआ मेरे पास? ड्राइविंग। ड्राइविंग यानी जेरेंड, और जेरेंड सब्जेक्ट में होगा तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। तो यहां पर क्या लगा देंगे हम? इज लगा देंगे। बात समझ में आ गई? मैं तीनों एक बार एग्जांपल फिर से समझा देता हूं। ईटिंग चॉकलेट्स कॉजेज डैमेज टू द टीथ ऑफ द चिल्ड्रन। यहां पे जो सब्जेक्ट था वो ईटिंग था, चॉकलेट्स नहीं था, इसलिए वर्ब सिंगुलर। यहां पर टू बी सब्जेक्ट है यानी इंफिनिटिव सब्जेक्ट है यहां पर, तो वर्ब सिंगुलर। और यहां पर ड्राइविंग सब्जेक्ट है, इनके बाद तो ऑब्जेक्ट आया है, इसलिए ड्राइविंग के अनुसार वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। एक और क्वेश्चन करवाता हूं आपको, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चों। बताइए कौन से पार्ट में एरर है? बीइंग हैप्पी और सैड आर द स्टेट ऑफ माइंड। बीइंग हैप्पी और सैड आर द स्टेट ऑफ माइंड। इसका मतलब ये है, इसका मीनिंग है खुश या दुखी होना एक मनोस्थिति होती है। खुश या दुखी होना एक मनोस्थिति होती है। कौन से पार्ट में एरर है बच्चों? जल्दी से बताओ। बीइंग हैप्पी और सैड, ए पार्ट में या फिर बी पार्ट में? जो भी इस क्लास को देख रहा है आंसर दीजिए। मैं चाहता हूं कि आपको मैं इतने सारे क्वेश्चंस करवा दूं ताकि आपको जो मैं टॉपिक अभी पढ़ा रहा हूं वो अच्छे से याद हो जाए। कभी इस टॉपिक में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बच्चों बताओ विच पार्ट हैज द एरर? कौन से पार्ट में एरर है? अब सभी बच्चे बोर्ड पे देखिए, ये सेंटेंस आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि वेयर इज द एरर। बच्चों यहां पे लिखा है मेरे पास, यहां जो वर्ब है हमारे पास वो है आर, और इससे पहले क्या है? ये पूरा इससे पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में लिखा है बीइंग, BEING,
और हैप्पी और सैड है बच्चों, ये दोनों के दोनों क्या हैं? एडजेक्टिव। ये दोनों एडजेक्टिव हैं, हैप्पी और सैड, खुश और दुखी। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? बीइंग। तो बीइंग सब्जेक्ट है यहां पर, तो वर्ब कैसी आ जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी बच्चों। ध्यान रखिएगा, ये जिरेंड है। क्या है ये? इट इज अ जिरेंड। तो जिरेंड को ही हम सब्जेक्ट मान के चलते हैं। बात समझ में आ गई आपको? तो यहां पे जिरेंड है इसलिए वर्ब सिंगुलर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, बताइए इसमें क्या आंसर है? प्लेइंग द ड्रम्स एंड सिंगिंग टुगेदर इज इट डिफिकल्ट? विच पार्ट हैज द एरर? प्लेइंग द ड्रम्स एंड सिंगिंग टुगेदर, साथ साथ। देखो ड्रम्स बजाना और गाना गाना दोनों साथ साथ इज मानी होता है डिफिकल्ट, कठिन होता है। बताओ कौन से पार्ट में एरर है? ए, बी या फिर सी? विच पार्ट हैज द एरर? कौन से पार्ट में एरर है ना? बहुत बढ़िया, आपसे मुझे यही उम्मीद है। मुझे पता है आप सोचिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए। अब जरा बोर्ड पे देखिए सभी बच्चों। प्लेइंग द ड्रम्स को बजाना, प्ले का मतलब है बच्चों यहां पे बजाना, एंड सिंगिंग टुगेदर, एंड साथ साथ गाना इज डिफिकल्ट होता है बच्चों। यहां पर आपको एंड से जोड़कर मैंने ध्यान दीजिएगा, मैंने एंड से जोड़कर 2 जिरेंड लिखे हैं। प्लेइंग भी जिरेंड है, आईएनजी वाली वर्ब है, और सिंगिंग भी क्या है? ये भी एक जिरेंड हो गया। तो यहां पर दोनों एक साथ काम हो रहे हैं, प्लेइंग भी और सिंगिंग भी। याद है मैंने आपको एक एंड का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि 2 नाउन अगर एक साथ जुड़कर किसी एक चीज की ओर इशारा करें तो वर्ब सिंगुलर आती है। तो यहां पर हम वर्ब सिंगुलर लगाएंगे बच्चों। ध्यान दीजिएगा, ड्रम्स को और सिंगिंग को एक साथ करना। ड्रम भी बजा रहे हो गा भी रहे हो, ड्रम भी बजा रहे हो गा भी रहे हो, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, अलग अलग नहीं हो रहे, इसलिए वर्ब क्या होगी बच्चों? सिंगुलर। अगर दोनों काम अलग अलग हो रहे होते तो हम लगाते वर्ब प्लूरल। ऐसा ही एक और क्वेश्चन में करवाता हूं, देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया, बताइए इसमें क्या आंसर है। क्वेश्चन में लिखा है रनिंग एंड स्विमिंग आर माई फेवरेट एक्सरसाइज। रनिंग एंड स्विमिंग आर माई फेवरेट एक्सरसाइज। दौड़ना और तैरना मेरी पसंदीदा एक्सरसाइज हैं। तो मुझे बताओ आर माई फेवरेट एक्सरसाइज, ठीक है, कौन से पार्ट में एरर है? आर माई फेवरेट एक्सरसाइज ना, किस पार्ट में एरर बच्चों? ए, बी, सी? वर्ब सही है गलत है या फिर नो एरर क्वेश्चन है? मे भी हो सकता है ये नो एरर हो। आ जाओ बच्चों, सभी बच्चे बोर्ड पे देखिए, मैं आपको समझाता हूं। रनिंग एंड स्विमिंग, अब जैसे यहां पर ऊपर वाले में एंड से जोड़कर 2 आईएनजी वाली वर्ब लगाई थी ना, ऐसे ही अब इस क्वेश्चन में भी 2 आईएनजी वाली वर्ब है और दोनों को एंड से जोड़ा हुआ है। एक है रनिंग और दूसरी क्या है? स्विमिंग। अब मुझे बताओ वर्ब सिंगुलर होगी या फिर आर सही है यहां पर बच्चों? क्या दोनों एक ही टाइम पे हो सकती हैं? यानी जब मैं तैर रहा हूं तभी मैं दौड़ रहा हूं, या जब मैं दौड़ रहा हूं तभी मैं तैर रहा हूं? नहीं हो सकती। रनिंग का टाइमिंग अलग है, स्विमिंग का टाइमिंग अलग है, दोनों अलग अलग टाइमिंग होंगी, एक साथ नहीं हो सकता। तो इसलिए यहां पर वर्ब कैसी है? अब प्लूरल बिल्कुल करेक्ट है। यहां इस 5th सेंटेंस में प्लेइंग और सिंगिंग यानी ड्रम्स को बजाना, ड्रम होते हैं, ड्रम्स को बजाना और गाना दोनों एक साथ हो सकते हैं, लेकिन वो डिफिकल्ट होता है। लेकिन रनिंग और स्विमिंग बच्चों दोनों एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए इनको हम अलग अलग एक्टिविटी मान के चलेंगे और वर्ब लगाएंगे कैसी? प्लूरल। बात समझ में आ गई कि अगर जिरेंड दिया हुआ है तो वर्ब कैसी होगी बच्चों? सिंगुलर होगी। लेकिन अगर 2 जिरेंड, कितने जिरेंड? 2 जिरेंड या 2 इंफिनिटिव अगर एंड से जोड़कर लिखे गए हो और दोनों एक्टिविटी अलग अलग हो रही हो तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा हमेशा। चलिए ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया, इसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करवाए और आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। अब मैं आपको अगले कॉन्सेप्ट पर लेके चलता हूं बच्चों। देखिए जरा हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या। अगला कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का मतलब होता है कि अगर सब्जेक्ट में मैथ से रिलेटेड यानी गणित से संबंधित संख्याएं आ जाएं और हमें उनके साथ वर्ब लगानी हो तो हम कैसे लगाएंगे? देखिए जरा,
हम अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आते हैं ना तो वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ सकती है, सिंगुलर भी आ सकती है और प्लूरल भी आ सकती है, दोनों ही करेक्ट होती है। बच्चों ध्यान रखिएगा इस बात का। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 2 and 2 is या आर 4, 2 और 2 4 होते हैं, तो यहां पर इस भी सही है और आर भी करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट है। जब भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हो सब्जेक्ट के अंदर, जैसे 3 5s is या आर 15, 3 गुना 5, 3 5s का मतलब है 3 5 कितने होते हैं 15, यानी 3 बार मैं 5 को लिखूंगा तो कितना आएगा 15 आएगा। तो यहां पर इस भी सही है और आर भी ठीक है। देखिए 5 टाइम्स 10, 5 बार अगर मैं 10 को लिखूंगा तो क्या आएगा 50 आएगा। तो इसके साथ ये मेरा सब्जेक्ट है और इसके साथ वर्ब इज भी ठीक है और आर भी ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4 and 4, यानी 2 और 2, सॉरी 4 and 4 में 4 और 4 8 होते हैं। यहां पर मेक भी ठीक है और मेक्स भी ठीक है ना। बच्चों एक बात और बता दूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन ऑप्शंस में आ जाए, देखिए अगर इस तरह का सवाल आता है कि विच पार्ट हैज द एरर, तो बच्चों मेक भी ठीक है और मेक्स भी ठीक है, दोनों ही करेक्ट होते हैं अगर एरर वाला क्वेश्चन आता है। कौन सा वाला? एरर वाला क्वेश्चन आता है तो। लेकिन बच्चों अगर क्वेश्चन आता है कैसे, अगर क्वेश्चन आता है हमारे पास, देखिए इस प्रकार से मैं आपको समझाता हूं। अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि 4 and 4 और यहां पे आ गया 8, ठीक है, और कि अब बताइए कि भाई ए ऑप्शन में लिखा है मेक और बी ऑप्शन में लिखा है मेक्स। सपोज कीजिए हमारे पास सी और डी ऐसे और भी ऑप्शन है, लेकिन हमने ये पता लगा लिया भाई ये तो गलत है। अब मेक या मेक्स में से क्या होगा? अब मेक लगाऊं या मेक्स लगाऊं, दोनों ही आ गए, सिंगुलर भी आ गया, प्लूरल भी आ गया। तो ऐसे अगर दोनों ऑप्शन में हो और हमें यह कहा जाए कि इनमें से कोई एक चुनो, कोई एक आंसर, तो बच्चों ध्यान रखना मेक को चुनेंगे। किसको चुनेंगे? प्लूरल को चुनेंगे। बच्चों ध्यान रखिएगा एसएससी मेक को चुनती है। किसको चुनती है? मेक को, मतलब प्लूरल वर्ब को चुनती है एसएससी। इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा कि अगर ऑप्शंस में आ जाएगा, दोनों में से चुनने के लिए कहेंगे तो प्लूरल, और अगर वो एरर में पूछता है पार्ट डिवाइड करके कि ए बी सी में से कौन सी पार्ट में एरर है या नो एरर है, तो हम मानेंगे नो एरर। बात समझ में आ गई आपको? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जल्दी से मैं चाहता हूं कि आप जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है उसको मैं आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसको वीडियो को पॉज करके लिख लें, और जो मैंने पहले लिखा था उसमें भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना, ठीक है। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं, देखिए जरा अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या। चलिए बच्चों, अब अगला कॉन्सेप्ट आज का मैं आपको पढ़ाता हूं। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये कॉन्सेप्ट हो सकता है आपको लगे बहुत इजी, लेकिन जब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं ना तो हम अटक जाते हैं, हमसे नहीं हो पाते। तो देखिए जरा आज का अब ये कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट बच्चों की सब्जेक्ट में अगर अनकाउंटेबल नाउन हो, क्या नाउन हो? अनकाउंटेबल। मैं आपको पिछली क्लासेस में बार बार मैं कह रहा था कि अनकाउंटेबल नाउन के सिंगुलर होती है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, तो आज मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। ऐसे नाउन किसे कहते हैं? अनकाउंटेबल, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते। बात समझ में आ गई? जिनको काउंट और गिन नहीं सकते उन्हें अनकाउंटेबल कहते हैं। अगर अनकाउंटेबल नाउन होगी तो वर्ब सिंगुलर। अच्छा, 2 अनकाउंटेबल नाउन आती है, कितनी? 2, और उन्हें एंड से जोड़ा जाए। किससे जोड़ा जाएगा? एंड से जोड़ा जाएगा ना बच्चों। तो वर्ब कैसी होगी? प्लूरल होगी। इस बात का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखिए जरा, मैंने लिखा नेचर गिव्स अस बैक व्हाट वी गिव इट। इस सेंटेंस में समझ लेते हैं। मेरे पास जो वर्ब है, सब्जेक्ट है मेरे पास, वो है नेचर। नेचर का मतलब प्रकृति, और जो वर्ब है मेरे पास वो क्या है? गिव्स, यानी सिंगुलर वर्ब है। तो बिल्कुल सही है, नेचर अनकाउंटेबल नाउन होती है। बात समझ में आ गई? नेचर कैसी नाउन होती है? अनकाउंटेबल, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो इसके साथ वर्ब मैंने कैसे लगाई है? सिंगुलर। नीचे वाले सेंटेंस में लिखा है कि लव ट्राइम्स एवरीथिंग, यानी जो प्यार है वो सब चीजों को जीत लेता है। तो ये लव एक अनकाउंटेबल नाउन, यू कैन नॉट काउंट लव, लव को काउंट नहीं किया जा सकता, तो इसलिए लव क्या हुई? अनकाउंटेबल नाउन हुई। तो वर्ब कैसी होगी इसके साथ? प्लूरल वर्ब होगी। कैसी? प्लूरल, सॉरी, सिंगुलर वर्ब आएगी। वेरी गुड। तो यहां पे ट्राइम्स बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। ट्राइम का मतलब होता है जीतना, अर्थात विजय पाना। क्या होता है? विजय पाना।
प्यार हर चीज पर विजय पा लेता है। तो अनकाउंटेबल नाउन सब्जेक्ट में होंगी तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। दो अनकाउंटेबल नाउन अगर सब्जेक्ट में एंड से जुड़ी होंगी तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। अब मैं आपके इनके ऊपर मैं प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस में लेके आया हूं और वो मैं आपसे करवाता हूं। इस टॉपिक के कितने सारे क्वेश्चंस आए थे, बच्चे अटक जाते हैं। देखिए आपसे ये क्वेश्चंस हो पाते हैं क्या? पहला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे मैं दे रहा हूं, देखिए जरा, इसमें बताइए कहां आंसर है, ए, बी या फिर सी। बताइए जरा, विच पार्ट हैज द एरर? क्वेश्चन में लिखा है नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जाम। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, बच्चों यहां पे लिखा है नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है, ऑफ एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेस, 2 भाषाएं। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है। इज या आर में से, सॉरी, आर रिक्वायर्ड का मतलब जरूरी है, टू पास करने के लिए द एग्जाम। विच पार्ट हैज द एरर? ए में, बी में या सी में? जो वर्ब है ना बच्चों, वो जो वर्ब दी हुई है वो सी पार्ट में दी हुई है। किस पार्ट में है? सी में। नाउ बच्चों अब मैं ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पे समझाता हूं। सारे बच्चे आ जाओ बोर्ड पे, देखिए इसमें कहां एरर है। सेंटेंस में देखो, समझते हैं। लिखा है नॉलेज ऑफ एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेस और आगे लिखिए वर्ब मेरे पास क्या है? आर रिक्वायर्ड। वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है। हमें प्रीपोजिशन दिखाई दिया, प्रीपोजिशन के बाद तो सारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होता है। बच्चों ध्यान रखें, जो बच्चा इस क्लास को देख रहा है पहली बार, मैं उसको बता दूं कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट का प्रयोग कभी नहीं करते। सब्जेक्ट कहां होगा? सब्जेक्ट होगा हमेशा प्रीपोजिशन से पहले। तो ये जो ऑफ है ना, ये प्रीपोजिशन है और इससे पहले ये सब्जेक्ट है। इस वर्ब का सब्जेक्ट है ये। नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है, ज्ञान को गिना नहीं जा सकता, इसलिए जो वर्ब होगी वो क्या होगी? सिंगुलर होगी। तो यहां पर क्या लगा देंगे? इज लगा देंगे। तो यहां पर पूरे सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्ब कैसे लगा दी हमने? सिंगुलर। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए बताइए इसमें कहां एरर है? द मनी आई गेव हिम वर स्पेंट ऑन द फ्रिवलस थिंग्स। द मनी आई गेव हिम, कौन से पार्ट में एरर है? आराम से समझो इस क्वेश्चन को, धीरे धीरे बच्चों, हमारे पास बहुत समय है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से क्वेश्चंस को समझेंगे, आराम से क्वेश्चंस को समझेंगे और उनका आंसर देंगे। जो भी गलती करनी है यही करेंगे, एग्जाम में जाके कोई गलती नहीं करनी हमको। एग्जाम में जाके हमें कोई एरर नहीं करके आनी है। जल्दी से बताओ, क्विकली प्लीज गाइस, गिव द आंसर्स वेरी क्विकली गाइस, गिव द आंसर वेरी क्विकली। ए पार्ट, बी पार्ट या सी पार्ट? कौन से पार्ट में एरर है? कौन से पार्ट में एरर है? ए, बी, सी? जल्दी से बताओ। सभी जो भी इस क्लास को देख रहा है वो जरूर आंसर देगा। समझो और आंसर दीजिए। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को बोर्ड पे समझाता हूं। आ जाओ बच्चों, सारे बच्चे बोर्ड पे आ जाओ। देखिए जरा, लिखा है द मनी आई गेव हिम, वो पैसा जो मैंने उसको दिया था, वर स्पेंट, खर्च कर दिया गया। बच्चों पैसे को खर्च करने को कहा जाता है स्पेंड, खर्च करना। ऑन द फ्रिवलेस थिंग्स, फ्रिवलेस का मतलब होता है तुच्छ, जो तुच्छ चीजें होती हैं छोटी छोटी, उन पर पैसा खर्च कर दिया उसने, जो मैंने उसको दिया था। यहां पर बच्चों देखिए ध्यान से कि यहां पर आई गेव भी लिखा है बीच में। ये जो गेव है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इसका सब्जेक्ट कौन है? आई। इस गेव का आई सब्जेक्ट है। आगे मेरे पास एक और वर्ब है वर स्पेंट, खर्च कर दिया गया। क्या खर्च कर दिया? मनी, पैसा। अब जो मनी है ना, इस वर्ब का सब्जेक्ट है। मनी किसका सब्जेक्ट है? इस वर्ब का। सिंगुलर होता है मनी। मनी बच्चों अनकाउंटेबल है, ध्यान रखो, मनी अनकाउंटेबल होता है। सिक्के और जो नोट्स और कॉइन्स होते हैं ना, हम उनको काउंट कर सकते हैं, लेकिन मनी को काउंट नहीं किया जा सकता। अनकाउंटेबल होने की वजह से हम जो वर्ब लगाएंगे इसके साथ वो सिंगुलर होगा, वाज लगा देंगे। क्लियर सबको? आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि यहां पर मनी सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब हम क्या लगा रहे हैं? सिंगुलर लगा रहे हैं। एक और क्वेश्चन करिए बच्चों। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके लिए। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज एट अ फ्यू सेंटर्स have resulted in large scale
माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन टू अर्बन एरियाज। आप सोच रहे होंगे सर ने आप सोच रहे होंगे कि ये तो काफी बड़ा सेंटेंस है, हमसे कैसे होगा। बच्चों घबराना नहीं है, बच्चे बिल्कुल नहीं घबराना, इस क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल नहीं घबराना है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन जितना बड़ा होता है ना उतना ही आसान भी होता है, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही आसान होता है। आराम से सोचो, जल्दबाजी नहीं है, आराम से सोच के आंसर दो धीरे धीरे, क्योंकि आप इस क्लास को अगर देख रहे हो तो ये जो क्लास है ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो बहुत सीरियस है अपनी लाइफ को लेकर और अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो उन्हीं बच्चों के लिए ये क्लास है। और ये क्लास ऐसी है कि यहां पर आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, आपको एग्जाम में 100% रिजल्ट मिलेगा। और क्वेश्चंस में आपके लिए ऐसे ऐसे लाया हूं जो आपकी इंग्लिश को बहुत मजबूत करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस में लाया हूं। एक बार बस आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझो। मीनिंग समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मैं आपको उसका मीनिंग समझाऊंगा, लेकिन आप सब्जेक्ट को ढूंढने की कोशिश करो। ढूंढिए सब्जेक्ट कहां है, सब्जेक्ट को पकड़ने की कोशिश करो। इस तरह के क्वेश्चन से भी आपको ना एक्सपर्ट बना देंगे सब्जेक्ट को ढूंढने में। आपके सामने कैसा भी सेंटेंस आ जाए आप इजीली सब्जेक्ट को ढूंढ सकते हो। फिर तो सब्जेक्ट को ढूंढने की कोशिश करो कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, ढूंढिए जरा। ओके, अब सभी बच्चे बोर्ड पे आ जाओ, मैं आपको इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट ढूंढ के बताता हूं। बच्चों थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। बच्चों ये क्वेश्चन आया था 2018 के अंदर, मेंस में आया था। तो लेट्स सी कि व्हाट इज द एरर हियर। द कंसंट्रेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज एट अ फ्यू सेंटर्स। बच्चों कंसंट्रेशन का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा हो जाना। किसका? इंसानों का और मटेरियल रिसोर्सेज का। जो भौतिक जो रिसोर्सेज हैं उनका और इंसानों का एक जगह इकट्ठा होना एट अ फ्यू सेंटर्स, कुछ ही स्थानों पर, कुछ ही केंद्रों पर, हैव रिजल्टेड इन लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन टू अर्बन एरियाज। तो क्या हुआ कि रूरल पॉपुलेशन का मतलब ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों में जाने का जो माइग्रेशन का मतलब जो स्थानांतरण हुआ है, उसका एक बड़ा कारण क्या है? बड़ा कारण ये है, उसका परिणाम जो ये है वो है कि एक ही ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेस एक ही जगह पर आ गई, कुछ ही सेंटर्स पर। कहने का मतलब है कि जो अच्छी अच्छी सुविधाएं और जो जॉब वगैरह हैं वो केवल बड़े शहरों में है, इसलिए गांव छोड़कर लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं। इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग ये है। इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट को ढूंढना है। अब मैं आपको सब्जेक्ट ढूंढना सिखाता हूं। देखिए जरा सब्जेक्ट को कैसे पता लगाते हैं। आपको ये दिख रहा है द कंसंट्रेशन, उसके बाद में ऑफ दिख रहा है प्रीपोजिशन, इसके बाद में जो भी आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, ये पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसके बाद फिर से मुझे क्या दिखा दिया? प्रीपोजिशन। तो ए फ्यू सेंटर्स, ये पूरा क्या है? ये पूरा ऑब्जेक्ट है। तो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और ये जो मेरा वर्ब है, ये वर्ब है, इसका मुझे अब सब्जेक्ट ढूंढना है। हैव रिजल्टेड मेरे पास वर्ब है, इसका सब्जेक्ट ढूंढना है। यहां से लेकर यहां तक पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। कैसे पता लगाया? प्रीपोजिशन की मदद से पता लगाया। बचा क्या हमारे पास? द कॉन्सेंट्रेशन, यही बचा। और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है एक जगह इकट्ठा हो जाना, एक जगह ध्यान केंद्रित होना, कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है। और ये अनकाउंटेबल नाउन है, आप इसे काउंट नहीं कर सकते। इसलिए वो जो वर्ब होगी ना, वो क्या होगी बच्चों? सिंगुलर होगी। एक बात हमेशा ध्यान रखो, बड़े क्वेश्चन को देखकर ये मत सोचना कि मैं छोड़ दूं। बड़ा क्वेश्चन आसान होगा हमेशा, ध्यान रखिएगा, इजी होगा। क्या आपको इस सेंटेंस का मीनिंग समझने की जरूरत पड़ी? कभी भी आपको सेंटेंस का मीनिंग समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अगर बेसिक चीजों को याद रखोगे तो। जैसे प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, अगर इन चीजों को याद रखोगे ना तो आपको सेंटेंस का मीनिंग जानने की कोई जरूरत नहीं है। आप इजीली सब्जेक्ट को फाइंड आउट करके वर्ब को ठीक कर सकते हो। चलिए एक और ऐसा ही क्वेश्चन बहुत अच्छा सा आपके लिए लेके आया हूं, सॉल्व करिए इसे। देखिए इसमें कहां एरर है। नाइट्रस ऑक्साइड हैव सिग्निफिकेंट मेडिकल यूजेस स्पेशली इन सर्जरी एंड डेंटिस्ट्री फॉर एनेस्थेटिक एंड पेन रिड्यूसिंग इफेक्ट्स।
अब बताओ यहां पर कौन से पार्ट में एरर है, जल्दी से बताओ। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, डरना मत, बस ये घबराना नहीं है। क्वेश्चन को देखकर आपको पूरा दिमाग लगाना है। आप जो चीज आप जानते हो उस चीज को सोचो कि सब्जेक्ट कहां है, आपको सब्जेक्ट का पता लगाना है, और सब्जेक्ट पता लग जाए आपको तो फिर बाद में बाकी की चीजें आपको सोचनी है। जल्दी से बताओ कौन से पार्ट में एरर है, वे ए पार्ट या बी पार्ट या फिर सी पार्ट, विच पार्ट हैज द एरर, कौन से पार्ट में एरर है, जल्दी से बताइए। ए बी सी। जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है, मैं चाहता हूं प्रत्येक बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा, इस क्वेश्चन का जवाब देगा जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है ना। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूं, देखिए सभी बोर्ड पर बच्चों आ जाओ ना। नाइट्रस ऑक्साइड और आगे में लिखा हैव सिग्निफिकेंट मेडिकल यूजेस। बच्चों ये जो हैव है ना, ये वर्ब है। क्या है ये? दिस इज द वर्ब। और इससे पहले ये क्या लिखा है? नाइट्रस ऑक्साइड। अब नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड क्या है बच्चों, बताइए। व्हाट इज नाइट्रस ऑक्साइड? नाइट्रस ऑक्साइड एक गैस या एक पदार्थ है जो अनकाउंटेबल है। क्या है ये? अनकाउंटेबल है और सिंगुलर है। यानी जितने भी गैस और जितने भी पदार्थ होते हैं ना, ये सब अनकाउंटेबल होते हैं, चाहे वो गैस हो, मेटल हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैसी हो, कुछ भी हो, सब अनकाउंटेबल होंगे। तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर लगाएंगे यहां पर। बात समझ में आ गई? वर्ब क्या होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। नाइट्रस ऑक्साइड यहां पे सब्जेक्ट हुआ। चलिए अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे देखिए आ गया है, बताइए इसमें कहां एरर है, कौन से पार्ट में एरर है, जल्दी बताओ। ए बी सी या फिर डी? ऑल हेल। ये बच्चों ये फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। बताइए विच पार्ट है, मतलब कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन आंसर है या फिर बी ऑप्शन है? आराम से सोचो, आराम से सोचिए कौन सा ऑप्शन है, आराम से सोचिए कौन सा ऑप्शन है यहां पर। जल्दीबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी करने से बच्चों आंसर गलत निकलता है। मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे जल्दी से आंसर देने के चक्कर में गलत आंसर दे जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो, आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। ओके ना, सोच समझ के आंसर दीजिए। अब मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं, सभी बच्चे बोर्ड पे आ जाओ। ऑल हेल ब्रोकन लूज आफ्टर द बॉम्ब ब्लास्ट। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद, जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, चारों तरफ अफरा तफरी, मतलब आसमान टूटकर जमीन पर आ गया। ऑल हेल ब्रोकन लूज का मतलब है आसमान टूटकर जमीन पे पड़ गया। इसका मीनिंग ये होता है बच्चों, ऑल हेल ब्रेक्स लूज। बच्चों ये एक इडियम होता है। क्या होता है ये? इट इज एन इडियम। ये एक इडियम है और इसका मतलब होता है आफत आ जाना, आसमान टूटकर गरीब जमीन पे पड़ जाना, अफरा तफरी मच जाना, इसका मीनिंग है। ये इडियम है और हमें ये पूछ रहा है कि यहां पर ये जो ब्रोकन है, इससे पहले इज लगाऊंगा, हैव लगाऊंगा, आर लगाऊंगा या फिर हैज होगा। कौन सा आंसर? एक चीज बता दो बच्चों, ये जो हेल है ना, इसका मतलब है नरक, और ये अनकाउंटेबल है। क्या ये अनकाउंटेबल? और अनकाउंटेबल अगर सब्जेक्ट में हुआ तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। तो मैं यहां से ए को हटा देता हूं, यहां से डी को हटा देता हूं। अब यहां पे हैज आएगा या फिर इज आएगा। चलिए मैं आपको समझा देता हूं बच्चों, ये कहावत है, ये इडियम्स हैं, कहावत है। और जो कहावत मुहावरे होते हैं उन्हें हम हमेशा कौन से टेंस में रखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहां पर जो हैज है और ये ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अगर मैं हैज के बाद थर्ड फॉर्म लगाता हूं तो ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और अगर मैं इज लगाता हूं, इज ब्रोकन, तो ये बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको कभी भी इज, एम
या फिर आर। इसके बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे, क्या दिखाई दे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब, तो इसको कौन सा टेंस मानते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मानते हैं। और जो कहावत मुहावरे होते हैं वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाया जाता है। इसलिए मेरा आंसर होगा यहां पर इज। क्या होगा बच्चों? इज। ऑल हेल इज ब्रोकन लूज आफ्टर द बॉम्ब ब्लास्ट। ध्यान रखिए, ये एक इडियम है, कहावत है, इसलिए इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं आएगा। अब जरा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है, बताइए इसमें कहां एरर है। गोल्ड एंड सिल्वर हैज बीन फेवरेट ऑफ द ट्रेडर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय से सोना और चांदी व्यापारियों का, ट्रेडर्स का क्या रहा है? व्यापारियों का, ट्रेडर्स का फेवरेट रहा है क्या? सोना और चांदी। तो गोल्ड एंड सिल्वर सब्जेक्ट है हमारे पास। गोल्ड और सिल्वर बच्चों दोनों धातु हैं, दोनों पदार्थ हैं। और वर्ब है हमारे पास हैज बीन, फेवरेट। फेवरेट। तो बताइए कौन से पार्ट में एरर है? ए, बी, सी या फिर डी? नो एरर भी हो सकता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नो एरर भी हो सकता है। तो आराम से सोच के बताओ, धीरे धीरे आंसर दो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सोचो, आंसर सही निकलना चाहिए। गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, सीख रहे हो आप अभी यहां पर, ठीक है। अब सारे बच्चे बोर्ड पे देखो, मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं। गोल्ड एंड सिल्वर हैज बीन फेवरेट ऑफ द ट्रेडर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसमें बच्चों वर्ब है मेरे पास क्या? हैज बीन, और सब्जेक्ट है मेरे पास गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है और सिल्वर भी अनकाउंटेबल नाउन है, दोनों अनकाउंटेबल नाउन है। और दोनों किससे जुड़ी हुई है? एंड से। दो अनकाउंटेबल नाउन अगर एंड से जुड़ी हैं तो वर्ब कैसी आती है? प्लूरल। अच्छा, दोनों अलग अलग हैं, गोल्ड अलग होता है, सिल्वर अलग होता है, दोनों को एक नहीं मानेंगे, इसलिए यहां पर वर्ब कैसी होगी? प्लूरल होगी। तो यहां पर हैज नहीं, क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़ी होंगी तो वर्ब लगाएंगे हम प्लूरल, ये पूरा सार है इसका। तो इस क्वेश्चन में हैज के स्थान पर हैव आएगा। एक और क्वेश्चन में आपको ऐसा ही करवाता हूं बच्चों, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं ना, ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है, इस इंग्लिश में उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों। और एक बात और, आप क्लास को रेगुलर ज्वाइन करो, रेगुलर अटेंड करो क्लास को। आपकी जो इंग्लिश में जो प्रॉब्लम है, इंग्लिश में जो कमजोरी है आपकी, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। ये मत सोच के आना कि सर के पास कोई जादू की छड़ी है, उसको सर घुमाएंगे और हमारी इंग्लिश पूरी अच्छी हो जाएगी बच्चों। नहीं, ऐसा नहीं होता, कोई जादू की छड़ी नहीं है मेरे पास। मैं आपको केवल नॉलेज दे सकता हूं, आपको ज्ञान दे सकता हूं अच्छे से अच्छा, आपके लिए बढ़िया बढ़िया मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट लाता हूं, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटे। मेरी पूरी कोशिश रहती है। तो मैं आपको, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मेरे पास बस एक ही छड़ी है। क्या है वो? है हार्ड वर्क, मेहनत की छड़ी है। आप मेरे साथ मेहनत करो। मैं चाहता हूं कि आप इतनी मेहनत करो कि इस बार आपके ड्रीम्स, आपके सपने सारे पूरे हों। और अब करते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए। देखिए स्क्रीन पे आ गया है, बताइए इसमें कहां एरर है? Which part? Intelligence and patience was two very important factors in deciding the success of the project. बताइए यहां पर कौन से पार्ट में एरर है? ए, बी, सी, डी, ठीक है। सब्जेक्ट को आप पहचानो अच्छे से। सब्जेक्ट में लिखा है इंटेलिजेंस एंड पेशेंस। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस एंड पेशेंस, ये लिखा है सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट को पहचानो आप। और उसके बाद जो वर्ब आई है वो है मेरी वाज। फिर लिखा है टू वेरी इंपॉर्टेंट, दो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब होता है कारक, तो महत्वपूर्ण कारक इन डिसाइडिंग, जो भी आगे लिखा है इन डिसाइडिंग। बताइए, बहुत बहुत बच्चे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, इसी तरह से आप जवाब दो। अब देखिए बच्चों, सारे बच्चे बोर्ड पे आ जाओ, देखो जरा। क्वेश्चन में लिखा है इंटेलिजेंस एंड पेशेंस, यानी इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमानी और पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। और दोनों ही नाउन क्या है? अनकाउंटेबल है। बुद्धिमानी भी अनकाउंटेबल और पेशेंस भी अनकाउंटेबल, हम काउंट नहीं कर सकते। इसके साथ जो वर्ब लगी है मेरे पास वो क्या लगी है? वॉज। वर्ब क्या है मेरे पास? वॉज है। तो वाज आएगा या वर आएगा? समझो इस बात को। बुद्धिमानी और पेशेंस ये सब्जेक्ट है, तो मेरे हिसाब से वर आना चाहिए, क्योंकि
दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़ी हुई हैं तो वर्ब कैसी होगी? प्लूरल। अच्छा, एक दूसरे से इनका कोई कनेक्शन भी नहीं है। बुद्धिमानी अलग होता है और पेशेंस अलग होता है। एक दूसरे से कनेक्शन नहीं होने की वजह से हम वर्ब कैसी लगा रहे हैं यहां पे वर्ब लगा रहे हैं हम सिंगुलर। कैसे लगा रहे हैं? सिंगुलर लगा रहे हैं। और एक बात और देखो, मैंने यहां पे फैक्टर्स लिखा है टू, ये और इन दोनों को मैंने दो इंपॉर्टेंट फैक्टर माना, यानी इंटेलिजेंस अलग फैक्टर है। फैक्टर का मतलब कारक होता है। कारक क्या होता है? कारक। और जो पेशेंस है वो अलग कारक है। दोनों फैक्टर्स अलग अलग हैं, इसलिए वर्ब प्लूरल है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक और क्वेश्चन करवाता हूं आपको। देखिए, रुक अभी जाना नहीं, देखो एक और क्वेश्चन है। देखो एक और क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। The need for alternate sources of energy are essential to conserve the environment. बहुत अच्छा बच्चों, आज मेरी कोशिश रही है कि मैं आपको धीरे धीरे मैं चाहता हूं कि मैं इजी टू टफ, यानी क्लास की शुरुआत मैंने की बहुत इजी क्वेश्चन से और धीरे धीरे मैं आपके लिए क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाता जा रहा हूं। द नीड फॉर ऑल्टरनेट सोर्सेज। बताओ बच्चों, ए बी सी कौन से पार्ट में एरर है? आराम से सोचो, जल्दबाजी नहीं है, इजीली आंसर सोच के दीजिए इसका। बहुत बढ़िया, सोचो, आराम से सोचो, पूरा सेंटेंस पढ़ो, समझो, सब्जेक्ट को देखो और फिर बताओ कि उसमें कहां एरर। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब बिल्कुल सही है क्या? अब सारे बच्चों बोर्ड पे आ जाओ, मैं एक क्वेश्चन आपको समझाता हूं। क्वेश्चन में लिखा है द नीड का मतलब होता है जरूरत, फॉर मतलब के लिए, ऑल्टरनेट सोर्सेज, ऑल्टरनेट का मतलब अन्य या कोई ऑप्शन, कोई दूसरा ऑप्शन। सोर्सेज का मतलब जो भी हमारे सूत्र होते हैं उनको कहते हैं ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के कोई और अन्य ऑल्टरनेट, कोई दूसरा सोर्स। और इसेंशियल का मतलब होता है जरूरी। और टू कंजर्व का मतलब होता है कंजर्व का मतलब किसी चीज को बचाकर रखना या उसे सेव करना। द एनवायरमेंट को सेव करने के लिए हमारे पास एनर्जी के जो अन्य सोर्सेज हैं वो भी जरूरी हैं, उनकी भी जरूरत, बहुत आवश्यकता है उनकी भी। तो यहां पर बच्चों ये है मेरे पास प्रीपोजिशन के बाद लिखा है ऑल्टरनेट सोर्सेज, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। ये भी प्रीपोजिशन है तो ये भी क्या हो गया? ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। और वर्ब मेरे पास ये रही। अब वर्ब से पहले यहां से लेकर यहां तक तो पूरा ऑब्जेक्ट, तो बचा क्या मेरे पास? सब्जेक्ट, नीड, जरूरत। अब ये जो नीड है ये अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है ये? अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ वर्ब कैसे लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आर नहीं क्या हो जाएगा? यहां पर इज हो जाएगा। तो बच्चों मैंने अनकाउंटेबल, काउंटेबल के काफी सारे क्वेश्चंस करवाए और मेरी कोशिश ये रही कि मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हैं मैं आपको क्लास में ही याद करवा दूं। आज इस क्लास में आपने 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़े। सबसे पहले मैंने पढ़ाया आपको जिरेंड और इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट, उसके बाद पढ़ाया मैंने आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के कॉन्सेप्ट, और उसके बाद मैंने पढ़ाया अब आपको क्या? अनकाउंटेबल नाउन्स का कॉन्सेप्ट्स बच्चों। ठीक है, आज की क्लास में मैं क्विज नहीं लेके आया हूं बच्चों, मैं क्विज नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा आपके लिए। तो आज मैंने जो भी पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस, बाय बाय।